5 दिवसीय चहक मॉडल विद्यालय तत्परता एवं FLN शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल के दिवस 2 के तहत सदन के अंदर होने वाली क्रियाकलापों एवं गतिविधि की विस्तृत रूप से चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कल का वीडियो आपने जो देखा उसमें प्रथम दिवस से संबंधित जो भी सदन के अंदर की जानकारियां थीं उनको मैंने आपको शेयर किया। मैं अजीत कुमार झा, आदर्श मध्य विद्यालय राजपूत समाज मधेपुर मधुबनी में कार्यरत हूं और इस चहक मॉड्यूल में जिला स्तरीय प्रशिक्षक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला और जो भी प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियां को मैंने एकत्रित किया वो सभी जानकारियों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आने वाले संकुल स्तरीय प्रशिक्षण में आप ट्रेनर के रूप में उसका इस्तेमाल करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के साथ शेयर करेंगे, जिससे विद्यालय स्तर पर इस चहक मॉड्यूल को लागू करने में किसी प्रकार की उन्हें कठिनाई नहीं हो। तो दूसरा दिवस सबसे पहले हम चेतना सत्र का आयोजन करेंगे, फिर प्रथम दिवस की पुनरावृत्ति करेंगे जिसमें प्रतिभागी पूर्व के मुख्य बिंदुओं को दोबारा समझ सके। अगर कहीं उन्हें कोई कठिनाई हुई है तो पुनरावृत्ति के माध्यम से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। इसके बाद आकलन संदर्भ जो हमारा 2.5 घंटे का सत्र होगा, जिसमें आकलन के बारे में, होलिस्टिक प्रगति पत्रक के बारे में, HPC के बारे में एवं FLN आइटम बैंक के बारे में जानकारी प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चहक के अंतर्गत आई 140 गतिविधियों को 4 विस्तृत आयाम भाषा विकास, शारीरिक विकास, संख्यात्मकता एवं पर्यावरणीय जागरूकता और चौथा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के आधार पर मार्गदर्शिका की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाएगा। ये 4 आयाम हैं चहक मार्गदर्शिका में, जिसके अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियां इन्हीं 4 आयामों से होकर गुजरती हैं। अब हम सबसे पहले आकलन को असेसमेंट कहते हैं हम। आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक वह अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ है एवं अधिगम में हुई कठिनाइयों को आकलन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि आकलन एवं मूल्यांकन दोनों एक ही प्रक्रिया है, ज़्यादा अंतर दोनों में कुछ नहीं है। आकलन कम पैमाने पर की जाती है, वही मूल्यांकन बृहद पैमाने पर की जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह पता चलता है कि एक शिक्षक बच्चे को किस स्तर तक अधिगम कराने में सफल रहा है, वह बच्चे को किस स्तर तक ज्ञान देने में सफल हुआ, यह बात मूल्यांकन से पता चलता है। अब हम आए जो आकलन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो इसका होगा, तो इसका उद्देश्य है बच्चों के सामर्थ्य, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करना। पहला ये हो गया। दूसरा हमारा है बच्चे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में और उसे हस्तक्षेपों के माध्यम से मजबूत बनाना। तीसरा है मुद्दों और समस्याओं को हल करने में सहयोग करना। चौथा अधिगम अंतराल और अधिगम में कठिनाई की शीघ्र पहचान में योगदान देना।
उक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर यह चहक का निर्माण किया गया है। अब हम आ जाएं, जो हमारा ये आकलन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः आकलन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम के द्वारा और दूसरा होता है एसबीए। सिस्टम के द्वारा, जिसको हम मानकीकृत आकलन कहते हैं, और दूसरा हमारा एसबीए विद्यालय आधारित आकलन, हमारा ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हम ये देखते हैं सिस्टम के द्वारा जो होता है मानकीकृत हमारा आकलन जो है ये क्या कहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सिस्टम के द्वारा आकलन बड़े पैमाने पर राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेटा पर केंद्रित होता है, जो सिस्टम और जिले, राज्य या देश के शैक्षिक स्वास्थ्य का वर्णन करता है। दूसरा, बड़े पैमाने पर आकलन के लिए सिस्टम उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करता है। ये सिस्टम के द्वारा जो हमारा आकलन होता है उसमें। तीसरा है जो बड़े पैमाने पर आकलन उपकरण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है। आपके पास सही उत्तर चुनने के लिए 4 या 4 से अधिक ऑप्शन होंगे, विकल्प होते हैं। अपने प्रश्न को आप लंबा उत्तर देने के बजाय दिए ऑप्शन में से ही सही उत्तर चुन सकते हैं। यहाँ आप अपने विचारों को नहीं व्यक्त कर सकते हैं। सामने में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसी किसी ऑप्शन से आपको उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसके बाद राज्य, जिले और प्रखंड में शिक्षा का आकलन के लिए तंत्र है। जैसे सिस्टम स्तर के आकलन को समझने के लिए हमें NAS 2021 का सर्वे रिपोर्ट देखना होगा, या NS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। उसके बाद आप देखिए NCERT द्वारा बेंचमार्क अध्ययन, जिसके अंतर्गत कक्षा 3, 5, 8 के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण के लिए यह आयोजित की गई थी। अब बेंचमार्क अध्ययन जो है ये एक स्टैंडर्ड है जो गुणवत्ता निर्धारित करने में मदद करता है, जिसको NCERT के द्वारा किया गया था 2018 में। उसके बाद SCERT द्वारा, बिहार पटना के द्वारा ग्रेड 2 के छात्रों के लिए आयोजित SLAS स्टेट लेवल असेसमेंट का भी आयोजन किया गया था। तो ये सारे सिस्टम के द्वारा असेसमेंट आकलन किए जाते हैं, जो बृहद पैमाने पर इसका आकलन किया जाता है। दूसरा हमारा है SBA विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसके अंतर्गत बुनियादी स्तर पर स्कूल आधारित आकलन तनाव मुक्त होना चाहिए और यह बड़े पैमाने पर कई अनुभवों और गतिविधियों में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर गुणात्मक अवलोकन के माध्यम से होना चाहिए। SBA में शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ साथ सीखने की निरंतरता को प्रमाणित करने के लिए आकलन कार्यों को तैयार करते हैं। SBA दिन प्रतिदिन के अवलोकन और प्राप्त किए गए परिणामों के रिकॉर्ड के माध्यम से होना चाहिए। यह हमारा SBA का आकलन है। विद्यालय आधारित आकलन सूक्ष्म स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं SBA, एक फॉर्मेटिव
और दूसरा समेटिव। अब फॉर्मेटिव आकलन पर आइए। यह फॉर्मेटिव आकलन भी दो तरह के होते हैं। पहला दैनिक स्तर पर, इसके अंतर्गत पाठ के दौरान प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पाठ में साक्ष्य, पाठ के बाद वर्कशीट इत्यादि को शिक्षक इस्तेमाल करके पाठ को आगे बढ़ाते हैं। यह सूक्ष्म स्तर पर छोटे छोटे बिंदुओं पर वह प्रश्न करके बच्चों से वह अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा होता है साप्ताहिक या द्विसाप्ताहिक 15 दिनों पर। इकाई आकलन के माध्यम से औपचारिक आकलन किया जाता है उस विशेष सप्ताह में, जिस सप्ताह में यह करते हैं। 8 दिन पर करिए या 15 दिनों पर, इकाई समाप्ति के बाद आप करते हैं। कोई अगर आपने चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर के अंत में आप साप्ताहिक या द्विसाप्ताहिक आकलन करते हैं। लेकिन यह हमारा मौजूदा जो फॉर्मेटिव आकलन है, इसके दृष्टिकोण में अभाव नज़र आता है। चूँकि आकलन सूक्ष्म दक्षताओं से जुड़े हुए नहीं हैं, शिक्षक को छात्र को कहाँ व्यवधान हो रहा है इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है। साथ ही शिक्षकों के पास पहले से तैयार प्रश्न का भंडार नहीं है, जिससे उन्हें सूक्ष्म स्तर पर आकलन करने में कठिनाई होती है। इसके लिए आइटम बैंक जो SCERT के द्वारा विद्वान शिक्षकों के सहायता से तैयार किया गया है। फॉर्मेटिव आकलन के लिए निपुण भारत के दिशा निर्देश में शिक्षकों की सहायता के लिए प्रत्येक विषय के लिए, प्रत्येक सीखने के परिणाम के लिए प्रश्न बैंक विकसित SCERT में किया गया है, जिसे हम आइटम बैंक कहते हैं। इस आइटम बैंक के माध्यम से कक्षा 1, 2, 3 के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण के लिए प्रश्न बैंक जो शिक्षक कक्षा में बच्चों से पूछेंगे, उसको विकसित कर फॉर्मेटिव आकलन करने में शिक्षकों को मदद मिलेगी। तो ये हमारा फॉर्मेटिव आकलन था। अब आइए समेटिव आकलन। समेटिव आकलन छात्रों के सीखने का आकलन, पाठचर्या उद्देश्यों की तुलना में छात्र उपलब्धि को मापने के लिए एक इकाई के अंत में आकलन किया जाता है। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा 6 महीना पर आयोजन होता है, वार्षिक परीक्षा 1 साल के बाद आयोजन होता है, जो कक्षा के बीच, मध्य एवं अंत में सिलेबस को कवर करता है। इससे बच्चे में सूक्ष्म स्तर पर इसका जो है वह आकलन सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब हम आ जाएं HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो बच्चों में वृद्धि और विकास के सभी आवश्यक पहलुओं पर आकलन को हम HPC के रूप में संकलित करने की आवश्यकता है। HPC एक अवधि के अंत में एक बार में आकलन के विपरीत एक विशिष्ट समय में छात्र की प्रगति की एक तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए निरंतर आकलन पर आधारित है। इसमें पेंटिंग, ड्राइंग, टॉय मेकिंग, प्रोजेक्ट्स, पूछताछ आधारित लर्निंग, क्विज, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, ग्रुप वर्क, रोल प्ले आदि का उपयोग छात्र की प्रगति का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, किसी विषय में एकल अंक या अक्षर ग्रेड के विपरीत अलग अलग रिपोर्टिंग प्रदान करता है। तीसरा, समग्र प्रगति कई
अनूठी दक्षताओं को रिपोर्ट करती है जो केवल अकादमिक नहीं है। बच्चों को मजबूत क्षेत्र सुधार के क्षेत्र की पहचान करने के लिए साइकोमोटर कौशल, पर्यावरण जागरूकता, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि जैसे क्षेत्रों में उसकी प्रगति को आंका जाता है। ये हमारा HPC के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा आज का आकलन से संबंधित था। इस आकलन की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। मूल्यांकन और आकलन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ आकलन हमें सूक्ष्म स्तरों पर वर्ग शिक्षकों के द्वारा समय समय पर पाठ के बीच में, पाठ के अंत में किया जाता है। अब यह मेरा आकलन का सत्र जो है वह समाप्त हुआ। अब हम आएंगे स्कूल रेडीनेस के बारे में। स्कूल रेडीनेस से पहले अगर लगातार प्रतिभागी को आप सिर्फ सब्जेक्टिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनमें भी कुछ उबाऊपन महसूस होने लगेगा। इसलिए बीच में आप कोई सामूहिक गतिविधि जैसे ध्वनि जागरूकता से संबंधित, जो मान लीजिए सभी प्रतिभागी एक कतार में चलते रहेंगे, कोई आप मोबाइल की सहायता से, साउंड सिस्टम की सहायता से कोई ध्वनि को निकालेंगे धीरे कम करते हुए, और सभी प्रतिभागी उस ध्वनि के आवाज़ के समक्ष अपने आप को कम, तेज या बंद करते हुए चलते रहेंगे। यह एक गतिविधि आप करा सकते हैं। अब आ जाए हम स्कूल रेडीनेस के बारे में। विद्यालय तत्परता, स्कूल रेडीनेस को हम हिंदी में विद्यालय तत्परता कहते हैं। तो होता क्या है, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी आवश्यक है। बच्चा पहले से हमारा स्कूल के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। जब बच्चा उम्र की उचित दहलीज को हासिल कर लेता है तो उसे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ बच्चा 3 चरण से गुजरता है। पहला होता है संक्रमण काल के पूर्व चरण। जब बच्चा स्कूल के बारे में बात करता है, आवश्यक चीज़ें जैसे स्कूल बैग, कापी, कलम इत्यादि, वो अपनी स्कूल ड्रेस आदि को वह खरीदता है। स्कूल जाने के लिए आप बच्चे को बहुत ज़्यादा उत्साहित देखेंगे। दूसरा होता है संक्रमण संस्कार। बच्चों को शिक्षक से विद्यालय में मिलवाना, माता पिता से अलग होना, ये हमारा संक्रमण संस्कार होते हैं। तीसरा हमारा है समावेशन संस्कार। स्कूल के पहले दिन पूरा होने का जश्न। स्कूल जाने वाले बच्चे की भूमिका के लिए अभ्यस्त होना है। ऐसे संस्कारों से गुजरने से पहले बच्चों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए। बच्चे में एक निश्चित सीखने की तत्परता पैदा करनी होगी। ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए बच्चे के साथ 3 बुनियादी प्रकार की स्कूल तैयारी पर काम करना पड़ता है। अर्थात स्कूल रेडीनेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला रीडिंग रेडीनेस, दूसरा राइटिंग रेडीनेस, तीसरा नंबर रेडीनेस। अर्थात रीडिंग रेडीनेस पढ़ने की तैयारी, राइटिंग रेडीनेस लेखन तैयारी, नंबर रेडीनेस अंक सीखने की तैयारी। ये 3 प्रकार के स्कूल रेडीनेस हैं। अब हम बारी बारी से इस रेडीनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है रीडिंग रेडीनेस, पढ़ने की तैयारी। पढ़ने की तैयारी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चे को अक्षर को पहचानने, शब्द निर्माण करने, वाक्य निर्माण करने के लिए तैयार किया जाता है। इस अवस्था में वह पढ़ने में सक्षम नहीं होता। आप उसको पढ़ने के लिए कहेंगे तो वह बच्चा उस समय में पढ़ नहीं पाता है। वह केवल अक्षरों को, वर्णों को
पहचानता है या पहचानना शुरू करता है। अक्षरों से ध्वनि, चित्रों की भिन्नता, आकृतियों में अंतर करना शुरू करता है। फिर अक्षरों के बीच अंतर करना सीखते हैं। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बच्चों को ले जाते हैं। ये पढ़ने की तैयारी है जिसमें शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। अब रीडिंग रेडीनेस, पढ़ने की तैयारी के भी 4 भाग होते हैं। पहला है विजुअल डिस्टिंक्शन अर्थात दृश्य भेद। दूसरा हमारा है ऑडिटरी डिस्टिंक्शन, श्रवण भेद। तीसरा हमारा है लिंकेज ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इनपुट अर्थात दृश्य और श्रव निविष्टियों का संबंध। चौथा हमारा है रिकॉग्निशन ऑफ लेफ्ट टू राइट मूवमेंट फॉर रीडिंग, पढ़ते समय बाएं से दाएं गति की पहचान। ये 4 प्रकार के हमारे रीडिंग रेडीनेस के भाग हैं। अब हम संक्षेप में इन चारों पर अभी चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा विजुअल डिस्टिंक्शन, दृश्य भेद। दृश्य भेद वह संबंध, दृश्य भेद का संबंध इससे है कि बच्चे सचेत रूप से यह पहचान सके कि सभी वस्तुएं एक अलग आकृति की, आकार की हैं। रोजमर्रा की वस्तुएं जीवित प्राणियों के चित्रों में अंतर करने के साथ शुरू होती है, फिर आकृतियों और अंत में अक्षर की ओर बढ़ती है। इस प्रकार में हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चे जिस परिवेश से आते हैं, जिस वस्तुओं को वह पहले से पहचानते हैं, जानते हैं, उनकी अगर हम सहायता लेकर आगे बढ़ें तो बच्चे के लिए भी और हम लोगों के लिए भी सहूलियत होगी। दूसरा है श्रवण भेद, ऑडिटरी डिस्टिंक्शन। श्रवण भेद, सुनना। श्रवण भेद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अलग अलग अक्षरों से संबंधित ध्वनि के बीच में अंतर करना शुरू करता है। ध्वनि को जानने से प्रत्येक अक्षर को एक अलग पहचान देने में मदद मिलती है। वह ध्वनि को, जब ध्वनि निकलेगा तो उससे बच्चा के मन में उस शब्द के बारे में, उस अक्षर के बारे में एक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा हमारा है लिंकेज ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इनपुट्स, दृश्य और श्रव निविष्टियों का संबंध। पठन तत्परता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब बच्चा एक अक्षर को ध्वनि से जोड़कर एक शब्द को देख सकता है और उसे ध्वनि से जोड़ सकता है जो उस शब्द के लिए उपयुक्त है, तो ये हमारे दृश्य और शब्द निविष्टाओं के संबंध में आते हैं। अब चौथा हमारा है पढ़ते समय बाएं से दाएं की गति की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ लेफ्ट टू राइट मूवमेंट फॉर रीडिंग। पढ़ते समय बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे गति की पहचान आमतौर पर पढ़ने की तैयारी का अंतिम चरण होता है। बच्चा समझता है कि पढ़ने में सक्षम होने के लिए वाक्यों को एक तरफ से पढ़ना चाहिए और उसके बाद वह बाएं से दाएं पढ़ना प्रारंभ करता है। ये हमारा था पहला। अब दूसरा हमारा है राइटिंग रेडीनेस, लेखन तैयारी। रीडिंग के बाद राइटिंग। लेखन तैयारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा उस तरीके से परिचित होता है, एक कलम कैसी पकड़ी जाती है। इस स्तर में बच्चा केवल आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने का उपक्रम करता है। कुछ बच्चे हो सकता है छोटे छोटे शब्द भी लिख ले, या वह बच्चा अपना नाम भी छोटा, अगर उसका नाम है तो वह छोटा नाम भी अपना लिख सकता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सूक्ष्म मोटर कौशल,
डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स। बच्चे में सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चे की उंगलियों को कई नई चीज़ों का आदी होना पड़ता है, जैसे बिना किसी समस्या के पेंसिल पकड़ना, पृष्ठ के भीतर 2 लाइनों के मध्य लेखन कौशल को सीखना। कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से उनकी अंगुलियों को मजबूत करके इन क्रियाओं को सरल बनाया जाता है, जिससे उनके हाथ के जो मांसपेशी हैं वो ज़्यादा मजबूत हो सके, तभी वह सही तरीके से बच्चा उस कलम को पकड़ पाएगा या उसकी लिखावट सीधे लाइन में चलेगी। दूसरा है हाथ आँख के समन्वय का विकास, इम्प्रोवाइडिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हाथ आँख का समन्वय का विकास, हाथ की गतिविधियों पर नियंत्रण के स्तर को बढ़ाना, ताकि लिखने के लिए आवश्यक हाथों की गति का आदि या वह बच्चा अभ्यस्त हो सके। तीसरा है लेखन के लिए बाएं से दाएं की गति को पहचानना, रिकॉग्निशन ऑफ लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। लेखन के लिए बाएं से दाएं की गति को पहचानना, वह बच्चा पकड़ ले। चौथा हमारा है ट्रेसिंग, अनुरेखन, उन गतिविधियों की पहचान करना जो बच्चों को एक निश्चित पैटर्न का नकल करने के लिए प्रशिक्षण देने में सहायता कर सके, जिससे बच्चे को कुछ पेंसिल स्ट्रोक सीखने में मदद मिले, जो बाद में सभी प्रकार की लेखन गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन स्ट्रोक में शामिल है तिरछी रेखा, सीधी रेखा, प्लस का निशान, गुना का चिन्ह, वृत्त का आकार, ऐसे करके हम क्रॉस का अनेक प्रकार के चिन्हों को ट्रेसिंग करवा सकते हैं। अब तीसरा है नंबर रेडीनेस, अंक सीखने की तैयारी। तो बच्चा जब हमारा रीडिंग रेडीनेस, राइटिंग रेडीनेस हो जाएगा तो उसके बाद उसका नंबर आएगा नंबर रेडीनेस में। अंक सीखने की तैयारी के लिए पहले पूर्व संख्या की अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा, फिर संख्याओं को 1 से 10 की पहचान करानी होगी और वह मात्रा जो उन संख्याओं को दर्शाती है और गिनना सिखाती है, इस पर हमको काम करना होगा। उसके बाद यह सीखने की तैयारी हमारी जो है वह भी 3 प्रकार की होती है। पहला पूर्व संख्या की अवधारणाएं, प्री नंबर कंसेप्ट। पूर्व संख्या की अवधारणा को समझने के लिए ऊंचाई, लंबाई, आकार, वजन, मात्रा, समय और दूरी से संबंधित अवधारणा है। इसमें बड़ी, छोटी, लंबा, छोटा, तेज, धीमा, भारी, हल्का, मोटा, पतला, अधिक, कम और एक से एक की अवधारणा शामिल होती है। ये सभी पूर्व संख्या की अवधारणा है जिसको बच्चा समझ रहा है। उसको अगर 2 वस्तुओं को आप एक जगह रख दें तो इसमें कौन लंबा है, कौन छोटा है, वो बच्चा हमें आसानी के साथ बता देगा। या बच्चे के दोनों हाथ में, एक हाथ में कुछ भारी वस्तुएं, एक में कुछ हल्का वस्तुएं आप रख दें और बच्चा को अगर आप पूछिएगा जो कौन से हाथ में भारी वस्तु है, कौन से हाथ में हल्का वस्तु है, तो वह बच्चा भारी वाले हाथ को भारी वस्तुओं वाला और हल्का वाले हाथ को हल्का वस्तुओं वाला बता देगा। दूसरा हमारा है संख्या पहचान और अनुक्रमण, नंबर आइडेंटिफिकेशन एंड सीक्वेंसी। एक बार जब बच्चा पूर्व संख्या अवधारणा को समझ लेता है तब उसे संख्याओं के अनुक्रम, प्रत्येक संख्या कैसी दिखती है और यह कितनी मात्रा को दर्शाती है से परिचित कराया जा सकता है। इस स्तर पर 1 से 10 संख्या से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जो बच्चा को 1 से 10 की संख्याओं को हम पहचान कराना। तीसरा हमारा है गिनना, काउंटिंग, क्रम में गिनना। संख्या की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह अवधारणा बच्चे के औपचारिक स्कूल में गणितीय कार्यों को शुरू करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक हैं। बच्चा को हम 1, 2, 3 करके गिनती करवा सकते हैं। इसके साथ यह हमारा स्कूल रेडीनेस से संबंधित मॉड्यूल था। इसके बाद आपका जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के अनुसार पुनः जो है आप सामूहिक गतिविधि, ये आपका दूसरा दिन का मॉड्यूल है। उसके बाद आपको जो 4 आयाम मैंने चहक मार्गदर्शिका के बारे में बताई, जो भाषा विकास, शारीरिक विकास, हमारा संख्यात्मकता एवं पर्यावरणीय जागरूकता एवं सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, हमारी ये 140 गतिविधियाँ इन्हीं 4 आयामों के बीच में है। तो प्रथम माह में हम शुरू करेंगे, फिर द्वितीय माह की हम सामूहिक गतिविधियाँ करेंगे। तो प्रथम माह में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एवं पर्यावरणीय जागरूकता से संबंधित आपको सामूहिक गतिविधियां करानी है। आप सभी प्रतिभागी को 8 समूह संख्या में बांट देंगे। आपकी मार्गदर्शिका में दी हुई है, जो समूह संख्या 1 को पृष्ठ संख्या 9 हमारा परिवार, इस पर वह चार्ट पेपर के माध्यम से अपना ग्रुप वर्क करेंगे। दूसरे को पृष्ठ संख्या 16 जो कुछ मैंने देखा। तीसरे समूह को बारिशाई पृष्ठ संख्या 17। समूह संख्या 4 को पृष्ठ संख्या 22 वस्तु से चित्र बनाए। जो भी वो उसके अगल बगल, जो भी उसके परिवेश में, उसके विद्यालय में जो कोई वह वस्तु देखता है, वह पत्ता हो, चौक हो, डस्टर हो, कलम हो, कापी हो, वह बच्चा उससे चित्र बनाएगा। उसके बाद समूह संख्या 5 पहाड़ी का पेड़। समूह संख्या 6 में चलो अभिनय करें। छोटे छोटे बच्चों से अभिनय करवाना आप प्रारंभ कर सकते हैं। 7वां हमारा समूह संख्या गपशप। उसके बाद 8वां हमारा है रेखा चित्र। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से आप प्रथम दिवस में सामूहिक गतिविधियां करा सकते हैं। इसके साथ हमारा दूसरे दिन का गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। उसके अतिरिक्त अगर आप सामूहिक गतिविधियां कोई कराना चाहते हैं तो 2 साथी की जोड़ी बनाते चलें। 2 प्रतिभागी एक दूसरे का साथी बनेंगे, उंगली से उंगली सटाएंगे। दोनों प्रतिभागी, नीचे जिनका उंगली सटा रहेगा उनकी आंखें बंद होगी और ऊपर जिनका उंगली होगा उनकी आंखें खुली होंगी। वह अपने साथी को लेकर जो है चलना शुरू करेंगे। यह क्रम आप 5 से 7 मिनट तक करते रहें। सभी प्रतिभागी हॉल में एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते रहेंगे। इसमें इस गतिविधि को कराने में यह ध्यान रखने जरूरी है कि ध्यान रखें साथी को कहीं नीचे ऊपर बाएं दाएं चोट न लग जाए। इसलिए उसका साथी जिनका आँख खुला हुआ हो वह विशेष रूप से इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इन गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास पैदा कर सकते हैं। वह एक दूसरे के प्रति, चूँकि ज्यों ही एक साथी आंख बंद किया है तो सामने वाले साथी पर वह आंख मूंद के विश्वास कर रहा है, जो हमें यह गिराएगा नहीं, हमें यह चोट नहीं पहुंचाएगा, हमें यह गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। तो एक दूसरे पर आपसी विश्वास एवं समन्वय बनाने से संबंधित हमारा ये गतिविधि होगा। अब हमारा दूसरे दिन कार्यशाला का दूसरा दिवस का पाठ्यक्रम यहीं समाप्त हो जाएगा। इन गतिविधियां, सामूहिक गतिविधियां जो हमारी 8 हैं, उन पर विशेष रूप से आप कक्ष में सभी प्रतिभागियों से उनका फीडबैक लेंगे। तरह तरह के आपके सामने में सभी पर उनके प्रतिक्रियाएं आएंगी। सारी प्रतिक्रियाओं का आप समेकन करके अंत में एक ट्रेनर के रूप में अपने मंतव्य के साथ इस सदन की कार्यवाही को समाप्त करेंगे। फिर राष्ट्रगान के साथ समाप्त होगा हमारा दूसरा दिवस। इसी के साथ मैं भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।